गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, अब हम जो कॉन्सेप्ट ले रहे हैं वो है रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स ऑफ सब्सिडरी कंपनी। क्या मतलब है इसका, इसको समझ लें। जैसे एसेट्स, सब्सिडरी कंपनी की एसेट्स दे रखी हैं और उनमें रिवैल्यूएशन होता है। सपोज कर लीजिए ये एस लिमिटेड आपको एक कंपनी है, सब्सिडरी कंपनी, और इसकी यहाँ पर फिक्स एसेट दे रखी है। ठीक है, यहाँ पे लैंड एंड बिल्डिंग आपकी है 1,00,000 रुपए की। ठीक है, अब वो आपसे कहते हैं कि लैंड एंड बिल्डिंग आपका 20% से अप हो गया। ठीक है, इसका मतलब है प्रॉफिट आपका 20,000 रुपये से बढ़ जाएगा। तो ऐसे सिनेरियो में हम कैसे अपनी बुक्स को एडजस्टमेंट करेंगे वो पढ़ेंगे। तो पढ़िए, प्रॉफिट ऑन लॉस ऑफ रिवैल्यूएशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स शुड बी treated as capital profit, but if the fall in the value of assets occur after the date of acquisition, the loss should be treated as revenue. फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया है कंसेप्ट में कि अप टू डेट ऑफ एक्विजिशन के जितने भी प्रॉफिट और रिजर्व्स हैं वो कैसे नेचर के होते हैं, कैपिटल नेचर के होते हैं। और अगर आफ्टर डेट है तो वो हमारे रेवेन्यू नेचर के होते हैं। तो कैपिटल प्रॉफिट जो होता है वो हमारी कॉस्ट ऑफ कंट्रोल से कम करते हैं उसे। तो यहाँ यही बताया गया है कि अगर कोई भी रिवैल्यूएशन होता है तो वो आप देखें, ड्यूरिंग द ईयर है तो रेवेन्यू है, या पोस्ट एक्विजिशन है तो रेवेन्यू है, उसके पहले है तो वो कैपिटल है। लेकिन अगला पॉइंट समझने वाला है, डेप्रीसिएशन ऑन द चेंज वैल्यू ऑफ एसेट्स शैल बी गिवन इफेक्ट टू, यानी कि जो डेप्रीसिएशन होगा वो रिवैल्यूड वैल्यू पे होगा। अब अगर मान लीजिए बैलेंस शीट बनने के बाद आपको इन्फॉर्मेशन आ रही है तो उस इंक्रीज और डिक्रीज वैल्यू पे डेप्रीसिएशन इम्पैक्ट को भी हम प्रॉफिट एंड लॉस से एडजस्ट करेंगे। ये इसका कॉन्सेप्ट बनता है। अगला कॉन्सेप्ट है जो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, वो है डिविडेंड का। फ्रेंड्स, डिविडेंड भी आपका वहीं से चलेगा कि आपका किस पीरियड का डिविडेंड है। सो डिविडेंड अगर रिसीव्ड हो रहा है तो यहाँ से दो पार्ट आते हैं। फॉर प्री एक्विजिशन पीरियड का है या पोस्ट एक्विजिशन पीरियड का है। अगर प्री एक्विजिशन पीरियड का है तो शुड बी डिडक्टेड फ्रॉम कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, और ये आपका ट्रांसफर हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, अगर पोस्ट एक्विजिशन पीरियड का है। तो यहाँ से अब कई परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बनते हैं, उसको मैं आपको समझा देता हूँ। पढ़ें, द होल्डिंग कंपनी व्हेन इट रिसीव्ड द डिविडेंड फ्रॉम सब्सिडी मस्ट डिस्टिंग्विश बिटवीन पार्ट रिसीव्ड आउट ऑफ द कैपिटल प्रॉफिट एंड दैट पार्ट रिसीव्ड आउट ऑफ द रेवेन्यू प्रॉफिट्स। कैपिटल प्रॉफिट का मतलब है वही कैपिटल प्री एक्विजिशन प्रॉफिट्स, एंड रेवेन्यू प्रॉफिट्स का मतलब द फॉर्मर इज क्रेडिटेड टू द इन्वेस्टमेंट अकाउंट इज बीइंग अ कैपिटल रिसीव्ड एंड लेटर इट एडजस्टेड एज इनकम फॉर द रेवेन्यू क्रेडिटेड टू P&L अकाउंट्स। ठीक है ना। सो इट मस्ट बी अंडरस्टूड दैट द कैपिटल प्रॉफिट इन दिस कॉन्टेक्स्ट अपार्ट फ्रॉम द जेनरिक मीनिंग of the term cannot profit earned by the subsidy till the date of acquisition. As a result, profit which may be of a revenue nature for a subsidiary company may be capital profit so far as the holding company is concerned. So if the controlling interest was acquired during the course of a year, profit for that year must be apportioned into two parts, pre and post. Pre-acquisition, it will be considered as कैपिटल प्रॉफिट एंड पोस्ट कंसीडर एज रेवेन्यू प्रॉफिट्स। तो फ्रेंड्स, हम इसमें डिविडेंड के जो ऑप्शंस बनते हैं उनको देख लेते हैं। पहले हम बात करते हैं पोस्ट
एक्विजन डिविडेंड की। पोस्ट एक्विजन डिविडेंड में जो ऑप्शन बनते हैं, एक है एंट्री पास्ड बाय सब्सिडी। अगर एंट्री सब्सिडी ने पास कर दी है तो कोई ऐसा एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत फिर नहीं है। अगर एंट्री अगर डिविडेंड की एंट्री सब्सिडी ने अकाउंट नहीं करी है तो फिर आप एडजस्ट कर देंगे एट द टाइम ऑफ कंसोलिडेशन। जब कंसोलिडेशन करेंगे तो रेवेन्यू प्रॉफिट में से आप डिविडेंड माइनस करके, और फिर ये रेवेन्यू डिविडेंड के दो पार्ट होंगे, होल्डिंग कंपनी का शेयर एंड एनवाई का शेयर। ये ट्रांसफ़र कर देंगे आप होल्डिंग कंपनी के P&L में, और ये ट्रांसफ़र कर देंगे TMI, टोटल माइनॉरिटी इंटरेस्ट में। ठीक है। सो इन दी बुक्स ऑफ होल्डिंग कंपनी क्या कर जाएगा, जो मैंने अब आपको बताया, डिविडेंड पोस्ट एक्विजन पीरियड का ट्रांसफर कर देंगे P&L अकाउंट में। सही है। अब हम डिविडेंड बात करते हैं प्री एक्विजन डिविडेंड की बात करते हैं। प्री एक्विजन डिविडेंड में हमारे पास फिर से हमने 3 ऑप्शन ले लिए। पहली तो accounted by holding company, not accounted by holding company, and not accounted by सब्सिडरी कंपनी। अगर ये सब्सिडरी कंपनी ने भी अपने यहाँ अकाउंट्स नहीं कराया है तो क्या करेंगे, हम एडजस्ट कर देंगे एट द टाइम ऑफ कंसोलिडेशन। कैसे? जो कैपिटल प्रॉफिट्स होंगे हमारे, इसमें से हम प्री एक्विजन डिविडेंड को माइनस कर देंगे तो ये बचेगा हमारा बैलेंस कैपिटल प्रॉफिट, और इसमें से होल्डिंग कंपनी का जो शेयर है और एमआई का शेयर निकाल देंगे। अब जो आपकी कॉस्ट ऑफ कंट्रोल करेंगे उसमें से लिखेंगे अमाउंट पेड कितनी की आपने, माइनस प्री एक्विजन डिविडेंड। ये जो डिविडेंड था वो यहाँ माइनस कर देंगे तो ये नेट कॉस्ट आपकी निकल आएगी। सीधा कहते हैं कि जब आपने शेयर खरीदे नहीं थे उस पीरियड में, और उस पीरियड का अगर आपको पैसा मिल रहा है तो वो आपकी एक तरह से कॉस्ट से कम होना चाहिए। अगर होल्डिंग कंपनी ने नहीं किया है तो इसमें क्या करेंगे, कर लेंगे तो एट द टाइम ऑफ कंसोलिडेशन हम अपनी कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में
जब कैलकुलेशन करेंगे तो हम लिखेंगे अमाउंट पेड कितनी है, इसमें से प्री एक्विजिशन डिविडेंड हम माइनस कर देंगे, तो ये नेट कॉस्ट पड़ेगी हमारी। अब यहाँ पर आ जाता है अकाउंट करा है, दो ऑप्शन है, करेक्टली अकाउंटेड बाय होल्डिंग कंपनी, तो नो फर्दर कुछ फिर करने की ज़रूरत ही नहीं है। और दूसरा है जो ज़्यादातर देखा जाता है, वो है wrongly credited to P&L। तो इसकी एंट्री फिर हम रिवर्स कर देते हैं और पास कर देते हैं हम एडजस्टमेंट एंट्री। कैसे? P&L को डेबिट करेंगे और इन्वेस्टमेंट को क्रेडिट कर देंगे। किससे? जो आपका प्री एक्विजिशन डिविडेंड है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऐसे कई ऑप्शंस हमने समझे। अब हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करके इनको और डिटेल में समझेंगे। चलिए, थैंक यू वेरी मच।